नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुशासन पर जोर में। आज हम बात करेंगे इस सुशासन की कि आखिर इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मंत्रियों से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए लक्ष्य तय करके काम करने की नसीहत भी दी। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि अपने 50 दिन के काम का आकलन करके कमियों को दूर करें। उन्होंने मंत्रियों को अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे अच्छे नतीजे सामने आएंगे। लोगों के जीवन में सुगमता लाने पर फोकस होना चाहिए। जनता के बीच सरकार की अच्छी धारणा बननी चाहिए और इसमें मंत्रियों की अहम भूमिका है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार के बुलडोजर अभियान की भी तारीफ की और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी कुशीनगर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित रात्रि भोज से पहले प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से परिचय लिया और उनकी दिनचर्या भी पूछी। साथ ही उन्होंने मंत्रियों से हाल ही में उनके मंडलीय दौरे के दौरान जनता के मिले फीडबैक की भी जानकारी ली। पूछा कि वहां अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, आम लोगों और कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जा रही हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने प्रदेश के विकास का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। मंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सुशासन और ईज ऑफ लिविंग पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के प्रति लोगों की धारणा अच्छी बनी है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी काम करने की जरूरत है। सरकार के कामकाज का जनता के बीच अच्छा संदेश जाना चाहिए। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। पीएम ने कहा कि मंत्री ज्यादा से ज्यादा समय कार्यालय में बैठकर काम निपटाएं। उन्होंने मंत्रियों से अपने विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जनता से जुड़ी फाइलों का तत्काल निस्तारण कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी मंत्री अपने अपने विभागों के माध्यम से अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में काम करें। साथ ही जनता को जागरूक भी करें कि वो कैसे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक पीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को मेहनत से काम करने का मंत्र देते हुए सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने पर जोर दिया ताकि जनता में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हो। आपको बता दें कि सीएम योगी भी लगातार सुशासन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यूपी में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे योगी सरकार पर सवाल भी उठे हैं। लिहाजा सीएम योगी ने डीजीपी मुकुल गोयल को बदल दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा था कि डीजीपी को यह आरोप लगाकर हटाना कि वो शासकीय कार्य की अवहेलना करते थे, विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेते थे और अकर्मण्य थे, बेहद बचकाने बहाने हैं। इससे पुलिस बल का मनोबल गिरा है। क्या उनकी नियुक्ति के समय उनकी योग्यता की जांच नहीं की गई थी? ऐसे में उनका चयन करने वाले भी दोषी हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर बीजेपी और सीएम योगी पर भरोसा जताया, इसलिए योगी सरकार के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री पीएम मोदी के मंत्र को आत्मसात करेंगे? सवाल यह भी है कि सुशासन के नाम पर नजर सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। सवाल यह भी है कि आखिर पीएम मोदी को मंत्र देने की जरूरत क्यों पड़ी? तमाम सवालों का विश्लेषण करेंगे अपनी इस खास पेशकश सुशासन पर जोर में। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल हैं, जिनसे इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि सुशासन का ये जो मंत्र है प्रधानमंत्री मोदी साहब को देने आना पड़ा, इसको किस तरह से देखा जाए। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सवाल कहाँ है? मूल मंत्र देने की जरूरत क्या पड़ गई? दो खास मेहमान हैं, रमाकांत मिश्रा नेता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमाकांत जी, सीधे आपके पास आते हैं क्योंकि मूल मंत्र दिया गया है योगी सरकार को। योगी जी तो सुशासन की बात करते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी को मूल मंत्र देने के लिए, इतनी शिक्षा देने के लिए, आईना दिखाने आने के लिए जरूरत क्या पड़ गई? अगर सब ठीक है तो रविंदर जी, यहाँ पर एक चीज जरूर समझने की बात है जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था वो प्रस्तावित था। आपने देखा होगा जो कि लुम्बिनी भी उनको जाना था, कुशीनगर भी जाना था और लखनऊ भी जाना था। मूल मंत्र देने के लिए विशेष रूप से वहां पर नहीं गए थे, बल्कि वो शपथ ग्रहण के बाद जो यात्रा थी उनकी, और निश्चित तौर पर एक सम्मान भोज भी है, रात्रि भोज भी। तो
कि आप कहेंगे यहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक कहा है जो कि सुशासन के ऊपर में जोर। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है, चाहे देश हो या प्रदेश में हमारी सरकार हो, हमने हमेशा से ही सुशासन के ऊपर में जोर देने की कोशिश करी है। जहां तक बात है जो कि यूपी में मंत्रियों के साथ जो बैठक थी, निश्चित है एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी होनी चाहिए हर एक पार्टी का जहां जहां पे भी उनका शासन है। और हमने देखा है जो कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही आपने देखा होगा, चाहे आज यूपी में मंत्रियों के साथ बैठक हो या पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो, आप देखेंगे जो कि जहां पर बात है देश के जो कार्यकारिणी जो बैठक होती है उसमें भी प्रधानमंत्री जी उसी तरह से नियमित प्रक्रिया के तहत वहां पर भी भाग लेते हैं। तो एक उनका जो है सो मूल मंत्र होता है और निश्चित तौर पर वो सबको ये ऐसा संदेश देते हैं। आज मंत्रियों के साथ बैठक में निश्चित तौर पर जो है जनता के साथ समन्वय, प्रशासन के साथ समन्वय, वहां पर जो कानून व्यवस्था है, जो हम कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं, जिस कानून व्यवस्था के जोर के ऊपर में हम यूपी में दोबारा सत्ता में आए हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है। निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और मंत्रियों को खास करके अपने उन्होंने कहा भी है जो एक पहले मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का भी टारगेट फिक्स किया था। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो कि आप 50 दिन का भी टारगेट फिक्स करके देखिए, जो आप कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं, सब कुछ ये सारा जो है सो सम्मिश्रण आपको जनता की भलाई के लिए है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ हो, चाहे प्रदेश की योजनाओं का लाभ हो, प्रदेश भी अपनी योजना चला रहा है और केंद्र भी अपनी योजना चला रहा है। तो जब डबल इंजन की सरकार होती है तो वहां पर योजनाओं का लाभ किस तरह से जनता को मिले, ये सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन रमाकांत जी, अगर वो ये कहें कि संस्थाओं से तालमेल बिठाकर चलें तो सवाल तो खड़े होना ही है, और कानून व्यवस्था पर भी अगर सवाल नहीं है तो फिर डीजीपी को क्यों हटा दिया उन्होंने? देखिए, ये मैं कह रहा हूं, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है सरकार को जो कि यहाँ से हमको बेहतरी करने के लिए इनको किसी और विभाग में भेज दिया जाए, ये उस विभाग के लिए उपयुक्त है। निश्चित तौर पर ये प्रशासन के हाथ में होता है, लेकिन उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा देना जो कि नहीं डीजीपी जो है सो अयोग्य थे इसलिए उनको हटा दिया गया, मैं कहता हूं नहीं। लेकिन अगर ये कहें कि रुचि नहीं लेते हैं तो इसका मतलब तो अयोग्य हुए ना सर। अगर आप ये कहें कि सारे कामों में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने बातें कही उसके बाद ही तो उनको हटाया गया, देखिए तो अयोग्यता तो साबित हो गई ना, की गई उसके बाद ही तो उनको पद से हटाया गया। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, किसी का आज मान ले कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, अगर जब जिस समय में वो प्रतियोगिता देकर के आए थे उस समय में किसी ने थोड़ी देखा हो, इसलिए चयन के जो वहां पर जो प्रक्रिया है उसमें आप उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं उनको प्रशिक्षण के साथ लाया गया है और हो सकता है वो किसी विभाग के लिए उपयुक्त हो, इस विभाग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये प्रदेश सरकार के हाथ में है उसको बदलना। यही तो सवाल है रमाकांत जी कि क्या नियुक्ति से पहले बहुत सारी चीजों पर विचार होता है और योग्यता की परख होती है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर अगर हम तैनात करेंगे तो यहाँ पर ये काम आएगा। तो नियुक्ति से पहले क्या उन सारी चीजों पर चर्चा नहीं की गई, उन विषयों पर सोचा नहीं गया? सवाल तो यही है ना। मैं वही चीज रविंदर जी बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो क्या इससे पहले डीजीपी बदले नहीं गए, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई? ये प्रदेश सरकार के हाथ में होता है जो कि आप किस विभाग के लिए किस समय में किसको उपयुक्त समझते हैं। अब आपके इस जवाब पे भुवन जी बहुत बेहतर तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, रहस्यमय मुस्कान है, उनसे हम जवाब जरा ले लेते हैं फिर आपके पास वापस आते हैं। भुवन जी, मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर वो अपने कामों में रुचि नहीं ले रहे हैं और ये कहकर किसी को हटा देना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आना, मूल मंत्र देना, इसको मूल मंत्र कहें या ये बताएं कि आईना दिखाकर चलेगा? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आज एपीएन चैनल को, और रविंद्र जी आपको और आपकी सारी विशेष बधाई। जब चैनल व्यस्त है हिंदू मुस्लिम करने में, आपने इतनी स्वस्थ बहस और इतना गंभीर टॉपिक पे जो चर्चा कराई, इससे दिल की गहराइयों से आपको साधुवाद और बधाई। स्वागत है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब से योगी पार्ट 2 की सरकार आई है, हम वहां पर देख पा रहे हैं किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि वहां पर शिक्षा माफिया कितना हावी है, कि परीक्षाएं लीक हो जा रही है। हम वहां पर देख पा रहे हैं कि जिन प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग को जिम्मेदारी थी कि लोगों की रक्षा करें, वो रेप कर रहे हैं, वो अंजाम दे रहे हैं विभिन्न प्रकार की घटनाओं को। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि चंदौली में एक जाति विशेष की परिवार की 2 बहनों को, एक की तो हत्या ही हो गई और एक शायद अभी घायल है।
तो इस तरह की जो घटनाएं और जिसका जिक्र आपके चैनल के माध्यम से अभी और अन्य चैनलों में हम देख पा रहे हैं, एक बाढ़ सी आ गई है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका फोकस इसमें नहीं है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करा जाए, कैसे शासन व्यवस्था को ठीक करी जाए, क्योंकि उन्होंने एक वेब सीरीज चला दी है। क्योंकि जो इनको जो सत्ता मिली है वो सत्ता मिली है हेट्रेड पॉलिटिक्स करके, नफरत का बीज बोकर इनको जो सत्ता की वापसी हुई है, इससे इनका जो हौसले में बुलंद हो गए और एक वेब सीरीज ये लोग चला रहे हैं। और वेब सीरीज में आपको बताऊंगा क्या चला रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, महल, मीनार, ये इस तरह की एक वेब सीरीज चला रही है। और जिस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और जिसके आरएसएस है, निश्चित तौर पे ये किसी प्रदेश के हित के लिए नहीं हो सकता कि जब जब लोगों को बांटने का प्रयास उत्तर प्रदेश की ये लेकिन भुवन जी, आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं ना, वो तो जनता पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अगर ये मुहिम इस तरह की चला रहे हैं और जनता उससे संतुष्ट होकर वोट दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जनता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता चाहती है कि बहुत सारी चीजें आसान हो उनके लिए, अप्रोचेबल हो, महंगाई हो, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इस तरह से जनता इन मुद्दों पर तो वोट नहीं देगी ना, कम से कम, क्योंकि इस तरह का दंश जो है सदियों से भारत झेलता आया है, जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। रविंदर जी, एक मुख्य विपक्षी दल के कारण हमारा काम यही नहीं होता कि हम सत्ता पक्ष की आलोचना करें। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा मन करके कहा है कि अच्छे कामों में हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष की जो भूमिका है, इस बार हमारे जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है उसने 2.5 गुना सीट बढ़ा दी है, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ा दिया और 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया है। तो इस बार हम मजबूती से जो जनता से भी जहां ये चूक हो गई है उसको बताने का काम करेंगे। महंगाई का हाल देखिए, सिलेंडर का आप हाल देखिए, आप पेट्रोल की और डीजल की कीमतों का हाल देखिए, क्या इन लोगों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे चैनल मैं कहना चाहता हूँ एपीएन को साधुवाद पुनः देते हुए। लेकिन अगर हम ये कहें भुवन जी कि इस तरह का मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को अगर दे गए, सीएम को दे गए प्रदेश के, तो मुलायम सिंह यादव जी ने भी तो अखिलेश को मूल मंत्र दिए थे, उस पर अमल होना चाहिए था। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है कि जब ऊपर से कोई बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी में तो उस पर अमल किया जाता है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की तरफ पिछले रिकॉर्ड को देखें तो ऊपर से जब कोई निर्देश दिए गए या समझाने की कोशिश की गई तो उनको अमल में क्यों नहीं लाया गया? रविंदर जी, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मैंडेट का पालन करा है, उत्तर प्रदेश में वो सांसद थे लेकिन उन्होंने सांसद का पद छोड़कर और विपक्ष की जो भूमिका माननीय उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दी है उस भूमिका को स्वीकार करके उन्होंने विपक्ष का नेता का पद संभालने का काम करा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की लड़ाई को लड़ा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में रह के जाता है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर अन्य पार्टी जो हमारी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरह नहीं कि पर्यटन के लिए वहां पर आए और फिर उसके बाद दिल्ली चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। रविंदर जी, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, 27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, आज कोई अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं। जी रमाकांत जी, कानून व्यवस्था को लेकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं भुवन जी, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सवाल भी उन्होंने खड़े किए जिसका आपको जवाब देना बनता है। और मुझे लग रहा है कि एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे इन सारी चीज़ों का, जितने सवाल भुवन जी ने खड़े किए हैं, उसका जवाब लेना चाहूँगा। गंभीर विषय है, सुशासन पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी मुलाकात करके गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कई चीज़ों पर उन्होंने समझाने की कोशिश की। मंत्रियों को ये भी कहा कि आप अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में जाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं देखें कि सुपात्र लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। लेकिन भुवन जोशी ने बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए कानून व्यवस्था को लेकर कि पुलिस की कार्यप्रणाली जैसी है उसको, उस पर सफाई कैसे देंगे, और यही बात हम रमाकांत रमेशा जी से उठाना चाहेंगे। रमाकांत जी, पुलिस की जो कार्यप्रणाली देखने को मिली है उस पर आप बहुत ज़्यादा संतोष नहीं कर सकते। जिस तरह के सवाल उठाएं कि एक बेटी की मौत हो गई और अभी 1-2 दिन पहले की घटना आप ले लीजिए, उसमें भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, महिलाओं पर अत्याचार की बात आई है, तो ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। क्या लगता नहीं कि इस पर चिंतन मंथन की जरूरत है, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है लेकिन अभी और ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ ये सतत निरंतर प्रक्रिया है। ये भुवन जोशी जी ने जो सवाल उठाए हैं विपक्ष के तौर पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा रविंदर जी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा।
बसपा और सपा के समय में जिस तरह से वहां पर माफियाओं का आतंक था, वो आप देखेंगे जो कि खास करके योगी जी के कार्यकाल में, चाहे फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, आप देखेंगे जो वहां पर माफियाओं का अंत हुआ है। क्या कभी किसी प्रदेश में कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया खुद जाकर के सरेंडर कर रहा है थाने के अंदर में? ये आपने या हमने कभी देखा था क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है जो कि मैं इस 45-46 साल की उम्र में मैंने कभी कहीं पे देखा हो। इतने दिन का राजनीतिक कैरियर है। तो कांग्रेस के टाइम पे जब नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था, उसको आप नहीं देख सकते हैं पॉजिटिव लेके? और कई डकैत जो थे वो मेन स्ट्रीम में वापस आ गए थे, उसको भी आप नहीं देखते होंगे शायद। रविंदर, तो इनको कैसे देखा जाएगा? मैं कह रहा हूँ, ये जो नक्सली होते हैं, ये नक्सली का आप अपराधियों के मैं नक्सली, माफिया, डकैत सबकी बात कर रहा हूँ ना। अगर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है कांग्रेस के टाइम में, तो उसको आप क्रेडिट देंगे। अगर सपाइयों के कार्यकाल में डकैत जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, उसको आप फायदा देंगे, उनको क्रेडिट देंगे? बिल्कुल क्रेडिट देंगे। देखिए, हम वो पार्टी हैं जहां पर जो अच्छे काम किए गए हैं, निश्चित है उस प्रयासों की सराहना भी हम करेंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो एक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देने की बात करेंगे, हम एक अपराधी को आपराधिक राजनीतिक संरक्षण देने की बात करेंगे। यहाँ पर तो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो किस पार्टी के नेताओं पर दर्ज हैं? मैं कह रहा हूं जो कि अगर किसी के ऊपर में भी दर्ज है, मैं उसको कंडेम करता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र देने के लिए जैसे कहा, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है जो कि इसके ऊपर और प्रयास करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं रमाकांत जी एनसीआरबी के आंकड़े बता दूं आपको। 2016 से 2020 के बीच के 20,816 कत्ल के मामले सामने आए हैं और अपहरण के 58,222 मामले सामने आए हैं। ये ग्राफ बढ़ा है। देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से स्पष्टीकरण करूंगा आपको, जो कि जैसे पहले क्या होता था, तो बहुत सारे ऐसे अपराध थे जो संज्ञान में नहीं लिए जाते थे। आज अगर एनसीआरबी के अगर ट्रांसपेरेंसी अगर देखेंगे तो पारदर्शिता से जिस तरह से उस आंकड़े को दिखाया जा रहा है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में और भी काम करने की जरूरत है। लेकिन वो भी अपराध संज्ञान में है, छोटी से छोटे अपराध और बड़े से बड़े अपराध संज्ञान के अंदर में है। इसीलिए ये आपको डाटा बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे यहीं पर पड़ोसी राजस्थान के अंदर में देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीज है जो संज्ञान में नहीं लिए जाते हैं। नहीं लेने के बाद तब तो ये ग्राफ इतना ऊंचा है, और लिए जाएंगे तो पता नहीं ग्राफ कहां जाएगा। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर जो मूल मंत्र दिया है प्रधानमंत्री जी ने, हमेशा से ये निरंतर वो देते आते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को भी देते रहे हैं और मंत्रियों को आज जो है तो अगर दिया है उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है। और निरंतर एक बात से मैं सहमत हूं कि भय का जो माहौल है व्याप्त हुआ है। भुवन जी, अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त हुआ है, इसमें तो कोई शक है नहीं, कोई दो राय है नहीं किसी को। और जब मामले दर्ज किए जाते हैं तो जब दर्ज किए जाएंगे तो उनका आंकड़ा भी बढ़ेगा। ये अखिलेश यादव भी कहते थे जब उनकी सरकार थी कि भाई हमारी सरकार में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए आपको आंकड़ा ज्यादा लग रहा है। पिछली सरकारों में वो बीएसपी पर निशाना साधते थे कि उनके में तो मामले दर्ज ही नहीं किए जाते थे, बढ़ाए जाते थे। 22% मामलों में कमी भी आई है, ये भी एनसीआरबी कह रहा है। तो ऐसे में आपका ये दावा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा जो है कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि किस तरह से प्रशासन के लोग हैं उन पे जिम्मेदारी होती है कि पूरे अच्छे से उसको चलाए, लेकिन वही आज आप देखिए किस तरह का। आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जहाँ पर मैं गाजियाबाद रहता हूँ और गाजियाबाद के बगल में ही मोदी नगर है। मोदी नगर में एक स्कूल के बच्चे को ट्रांसपोर्ट की वजह से उसकी मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। लेकिन वहां पर जो एसडीएम साहिबा आई और लाइव दिखा आपके चैनल के माध्यम से, देश के अन्य के चैनल के माध्यम से, एक तो पीढ़ी पर और उसको धमकाने का काम एसटीएफ करती है। ये हालत उत्तर प्रदेश में पर्याय बन चुकी है। ये तो आंखों देखी मैं आंखों देखी बता रहा हूँ। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को देश ऐसा सर्वस्व हो गया है। अब तो आप भूतकाल से निकलिए और वर्तमान में आइए। लेकिन मैं आपको एक भूतकाल और याद दिलाता हूँ जहाँ आप महिमा मंडल हमारा कर रहे थे। इस देश में अगर एक परिपाटी आतंकवादियों को
रेड कारपेट पे बैठा के फ्लाइट पे छोड़ने की संस्कृति बनाई, तो इसका केवल श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई भुवन जी, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली है उसमें तो इस तरह की आपको कोई घटना सामने नहीं आई होगी अभी तक। और हम बता दें आपको एक चीज और याद दिलाना चाहेंगे कि एक वक्त था जब आतंकी हमले अंदर हुआ करते थे, मुंबई तक हो गए थे, और अब इस तरह की कोई घटना अंदर होने की बात अभी तक खबर सामने नहीं आई है। यानी आतंकी हमले कहीं ना कहीं काफी हद तक रुक गए हैं। रविंदर जी, आप ठीक कह रहे हैं, तभी तो चीन ने अपना पूरा गांव तक बना लिया है। देख लीजिए, वो भी शायद आपके संज्ञान में आया होगा विषय, उसको भी चेक कर लीजिए। नहीं, आप देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है भुवन जी, हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं, आप बाहर पहुंच गए। आप वहीं रहिए ना, क्योंकि अभी तो हम देश की प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब जब हमने आपको वो सफाई दी कि आतंकी हमले अंदर रुके हैं देश के, पहले तो कहां तक हो जाते थे, तो उसको क्रेडिट देंगे ना। आप उस दौर में जा रहे हैं जिस दौर वो काफी पीछे छूट चुका है, अब वैसा भारत नहीं रहा ना भुवन जी। आप क्रेडिट की बात करते हैं, मैं क्रेडिट देता हूं। इनसे कहलवाइए कि एलिवेटेड रोड पर जिस पर ये चलते हमारे प्रवक्ता साथी वो अखिलेश यादव जी ने बताया, जिन्होंने यहाँ शपथ ली योगी जी ने पार्ट 2 की, वो अखिलेश यादव जी ने बताया इकाना स्टेडियम। और इनसे कहिए जो एक्सप्रेस वे लखनऊ था वो बताया कि अखिलेश यादव जी ने बताया। लैपटॉप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सोच के नहीं, सबको बांटे, सभी धर्म जाति को, ये अखिलेश यादव जी का क्रेडिट दे, तो मैं भी इनको क्रेडिट दे दूंगा। हम तो विपक्षी है, इनकी जो कमियां वो निकालना हमारा काम है। रमाकांत जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर हमें बिल्कुल देखिए भुवन जी अभी जैसे कह रहे थे जो कि क्रेडिट देने की बात, मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार हो अच्छे काम करेगी उसको क्रेडिट जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए भाजपा उस सुशासन का नाम है, उस मिशन का नाम है जहां पर अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसको हम क्रेडिट देंगे, निश्चित तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही नहीं दे दिया। जो 40 साल का एक जो संन्यास था, संक्षेप में दोबारा रिपीट नहीं होती थी, वो निश्चित तौर पर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस अपेक्षा के ऊपर में हम हमेशा खड़े उतरे मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशासन पर जोर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी को ये मूल मंत्र देना क्यों पड़ा। लेकिन बाकी दलों की तरफ अगर हम देखें तो कौन उनके यहां ऐसा वरिष्ठ नेता है जो उनको मूल मंत्र देगा, क्यों जूझ रहे हैं खास बड़े वृद्ध नेताओं से बाकी दल, इसको भी समझना होगा। लेकिन हाँ, अब योगी के मंत्रालय को चिंतन करना होगा कि जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर गए हैं उस पर अमल करना है और ठीक तरीके से आगे बढ़ना है।